हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 10। म्यूजिक गाना कंपटीशन में जानवी भी पार्टिसिपेट कर रही थी, इसीलिए जानवी प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करने के बाद जानवी अपनी क्लास में जा ही रही होती है कि तभी कोई अचानक से उसका हाथ पकड़कर एक खाली क्लासरूम में खींच लेता है। जानवी जब नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने काव्यांश खड़ा था। काव्यांश ने जानवी का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ रखा था, जिस वजह से जानवी के हाथों में दर्द होने लगता है और जान भी काव्यांश से अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटपट आने लगती है। लेकिन काव्यांश जानवी के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा देता है और फिर उसके कान में नजदीक आकर बहुत ही गुस्से में और अपनी सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मुंबई आने की? जानवी भी काव्यांश को गुस्से में जवाब देती है, तुम हो कौन और क्यों बताऊं मैं तुम्हें कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं होते? कौन हो तुम मुझसे सवाल करने वाले? जानवी की बात सुनकर काव्यांश के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आती है और काव्यांश उसके कान में धीरे से बोलता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब तुम मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी और उस रात जब तुम्हारी आहें निकलेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। काव्यांश की बातें सुनकर जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जानवी घबराने लगती है और घबराते हुए ही जानवी काव्यांश से पूछती है, क या क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? काव्यांश मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी इतना क्यों डर रही हो जानू, अभी उसमें टाइम है। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि सुहागरात के अगले दिन तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। जानवी अपनी घबराहट को छुपाते हुए झटपट आने लगती है और काव्यांश को बोलती है, छोड़ो मुझे और क्या बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। मैं और तुमसे शादी कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। जानवी की बातें सुनकर काव्यांश को गुस्सा आ जाता है और काव्यांश गुस्से में जानवी की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए दीवार से सटा देता है। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी और तुम खुद से हाँ करोगी शादी के लिए। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम मेरी हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई नजर उठाकर भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। किसी और से शादी करने की बात तो दूर की है। इतना बोलकर काव्यांश जानवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उससे बहुत ही गुस्से में किस करने लगता है। अपने होठों पर काव्यांश के होठों को महसूस करके जानवी एक पल के लिए हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर करके काव्यांश को देखने लगते हैं। लेकिन तभी काव्यांश जानवी के निचले होंठ पर जोर से काट लेता है, जिससे जानवी अपने सेंस में आती है और काव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। जानवी बहुत ज्यादा झटपट आ रही थी, लेकिन काव्यांश उसे छोड़ नहीं रहा था। काव्यांश अपने किस के जरिए जानवी पर अपना गुस्सा उतार रहा था। थोड़ी देर तक जानवी झटपटान आती है, लेकिन जब जानवी समझ जाती है कि काव्यांश अपनी मनमानी करके ही रहेगा तो जानवी झटपटाना बंद कर देती है और जानवी थोड़ी देर बाद ही काव्यांश की किस को रेसिस्ट नहीं कर पाती और बहकने लगती है। काव्यांश का एक हाथ जानवी की कमर पर था और दूसरा जानवी की गर्दन पर। जानवी के हाथ खुद ब खुद काव्यांश के गले से होते हुए उसके बालों को सहलाने लगते हैं। जब काव्यांश खुद के बालों में जानवी के हाथ को महसूस करता है तो झट से अपनी आंखें खोल देता है। काव्यांश जानवी को खुद से और भी ज्यादा चिपका लेता है और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। जानवी भी काव्यांश को रिस्पांस देने लगती है और किस करने लगती है। दूसरी तरफ अंजलि जब कॉलेज जाती है पाती है कि कॉलेज में बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे किसी रॉकस्टार के, और जैसे ही अंजलि उस रॉकस्टार का नाम पढ़ती है तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वैसे बैनर में कहीं पर भी अक्षर का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंजलि को अक्षत नाम पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंजलि अपने अगल बगल देखते हैं लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अंजलि की नज़र एक गमले पर जाती है। अंजलि उस गमले में से मिट्टी निकालती है और उस नाम पर लगा देती है।
अंजलि गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से सीधा रिहर्सल हॉल में जाती है और अपनी रिहर्सल करने लगती है। क्लासरूम में जब जानवी की सांसें उखड़ने लगती है तो काव्यांश जानवी को छोड़ देता है। दोनों ही जोर जोर से सांसें लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। जानवी को खुद से ही शर्म आने लगती है कि वह कैसे बह गई। जानवी काव्यांश से अपनी नजरें चुराते हुए काव्यांश को धक्का देती है और क्लासरूम से निकलकर भाग जाती है। उसके इस तरह शर्मा कर भागने पर काव्यांश के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और काव्यांश भी क्लासरूम से निकल जाता है। रानावत पैलेस हर्ष का कमरा। हर्षित का कमरा इस वक्त नैनो की सिसकियों और आह से गूंज रहा था। हर्षित बहुत ही वाइल्ड होकर नैना के साथ इंटीमेट हो रहा था। नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नैना सिसकियां लेते हुए हर्षित को बोलती है, हर्षित सर प्लीज स्लो डाउन इज हर्टिंग। लेकिन हर्षित अपने स्टॉक्स और भी ज्यादा तेज कर देता है जिससे नैना को और दर्द होने लगता है। नैना जानती थी कि हर्षित अपने गुस्से के चलते बिल्कुल भी नैना से प्यार नहीं जाता रहा था, बस वो अपना गुस्सा नैना पर उतार रहा था। नैना भी आंखें बंद करके बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और हर्षित को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हर्षित उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था जिससे नैना की सिसकियां और भी ज्यादा तेज होने लगती हैं। और आज तो हर्षित कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो चुका था। ये हर्षित का 4th राउंड चल रहा था और हर्षित नैना को लगभग बेहोशी के हाल में पहुंचा चुका था। अचानक से हर्षित की नजर नैना के दर्द भरे चेहरे पर जाती है। नैना का चेहरा इतना दर्द में देखकर हर्षित रुक जाता है और फिर हर्षित नैना से अलग होकर उसकी बगल में लेट जाता है। हर्षित के छोड़ते ही नैना गहरी नींद में सो जाती है क्योंकि नैना को हर्षित ने बहुत ज्यादा थका दिया था। हर्षित नैना को सोते हुए देखता है तो नैना के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। हर्षित नैना के चेहरे को छूते हुए अपने मन में बोलता है, क्यों धोखा दिया था तुमने मुझसे, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता और तुम्हारे चेहरे पर दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन जब भी तुम्हारा धोखा याद करता हूँ तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। हर्षित फिर नैना के माथे को बहुत ही प्यार से चूमता है और बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। 2 दिन से लगातार कॉलेज में म्यूजिकाना कंपटीशन की तैयारी चल रही थी और इस म्यूजिकाना फंक्शन राठौर कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, इसीलिए सारा काम काव्यांश ही संभाल रहा था। काव्यांश फंक्शन की तैयारी में इस कदर बिजी था कि काव्यांश का ध्यान कहीं पर भी नहीं गया था। सारे फंक्शन की अरेंजमेंट काव्यांश खुद से करा रहा था। इस म्यूजिक कंपटीशन में शहर के सभी बड़े कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था, बल्कि इंडिया के और भी शहरों के कॉलेजों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और पूरे शहर में म्यूजिकाना कंपटीशन का हल्ला मचा हुआ था। हर एक स्टूडेंट के जवान पर म्यूजिकाना कंपटीशन उसका नाम था। फाइनली वो रात आ गई थी जिस रात यह म्यूजिकाना कंपटीशन होने वाला था और इस कंपटीशन के चीफ गेस्ट अर्जुन राठौर, अक्षय सिंह, रायजादा और हर्षित राणावत तीनों ही थे। म्यूजिक कंपटीशन के लिए कॉलेज का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और इस वक्त काव्यांश को तो जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। पूरे कंपटीशन की जिम्मेदारी काव्यांश के अकेले के ऊपर थी। जितने स्टूडेंट बिजनेस वाले थे उन्हें अर्जुन राठौर से मिला था और जो स्टूडेंट डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें हर्षित से मिलना था और लड़कियां सारी अक्षत सिंह रायजादा से मिलना चाहते थे। तीनों ही गेस्ट आ चुके थे। हर्षित और अर्जुन को एक वीआईपी रूम में रखा गया था और अक्षत को दूसरे वीआईपी रूम में रखा गया था। फिर तीनों एक साथ रेडियम में आते हैं। तीनों को एक साथ देखकर पूरा स्टेडियम शोरगुल से भर जाता है। अर्जुन और हर्षित दोनों बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। अर्जुन ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था और हर्षित ने भी ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। जल्द से सेट किए हुए बाल, परफेक्ट बॉडी और इस वक्त दोनों ही बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे। सारी लड़कियां उन्हें देखकर जैसे पागल हो रही थी। तभी पीछे से अक्षत सिंह रायजादा आता है। 6.2 हाइट, गोरा रंग, परफेक्ट जॉ लाइन, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक और बहुत ही हैंडसम।
अक्षित ने ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, जिसमें अक्षत बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। या फिर यूं कहो कि अक्षित इस वक्त लुक्स में हर्षित और अर्जुन दोनों को ही बराबर की टक्कर दे रहा था। वैसे काव्यांश भी आज कम हैंडसम नहीं लग रहा था। काव्यांश ने भी नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और काव्यांश भी आज जैसे कह खा रहा था अपने लुक से। लेकिन काव्यांश इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी था और काव्यांश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सारी तैयारियों पर ही था। सारी लड़कियां तीनों हैंडसम लड़कों को देखकर अपनी ठंडी आहें भर रही थी, लेकिन अक्षित को देखकर अंजलि का मुंह बन गया था। अंजलि ने गुस्से में अपनी नज़र अक्षित से फेर ली थी, लेकिन अक्षत की नज़र अभी तक अंजलि पर नहीं गई थी। तीनों ही आगे बढ़कर अपनी अपनी सोफे पर बैठ जाते हैं और कंपटीशन शुरू होता है। कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट बारी बारी आकर डांस करते हैं और तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें अंजलि क्यों परफॉर्म के लिए बुलाया जाता है। अंजलि का नाम सुनकर अक्षित की नज़रें स्टेज पर ठहर जाती हैं और उसकी धड़कन भी तेज हो जाती है। अक्षित अपने मन में बोलता है, काश ये तुम ही हो, एक मुलाकात ही हुई थी तुमसे और फिर आज तक तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। अगर आज तुम मुझे मिल गई ना तो वादा करता हूँ कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी एक सॉन्ग प्ले होता है और ऊपर रस्सियों से बंधी हुई अंजलि नीचे आती है। अंजलि भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। अंजलि ने एक शॉर्ट मिनी स्कर्ट और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो कि ब्लैक कलर के थे और फिर अंजलि ने घुटनों तक के ब्लैक बूट्स भी पहने हुए थे। अंजलि ने अपने काले लंबे घने बालों को हल्का कली करके खुला छोड़ा हुआ था और इस वक्त अंजलि कयामत लग रही थी। क्रॉप टॉप अंजलि का बहुत ही ढीला था और जिसमें से अंजलि की काफी कमर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी अंजलि के फेस पर रोशनी नहीं पड़ी थी और जैसे ही रोशनी अंजलि के चेहरे पर पड़ती है, अंजलि अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती है और गाना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ही अंजलि भी थिरकने लगती है। नैन प्रीतो डे बाय जा कर दे रेन दोपहरी दिल, ले जा ले जा ले जा ले जा कर दे नैन प्रीतो दे, हो क्या गजब की तुझ पे मेहरबानियां, मैं एक नजर डालूं जो तुझ पे तो बढ़ जाए मेरे साथ तेरी यारियां। कदमों में तेरे लाख जन्नत हो, आंखों में बातें हैं, बैटन में वादे हैं, वदों में बहन है तू, बहनों में आ जा जरा लकी बॉय, यू माय लकी बॉय हो। जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय, तुम मेरे लकी बॉय हो। जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। अंजलि इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी और सारे लड़के अंजलि को देखना तो चाहते थे, लेकिन सारे लड़कों को ये भी पता था कि अंजलि राठौर है, राठौर फैमिली की इकलौती बेटी। अगर गलती से भी किसी ने गंदी नज़र से अंजलि को देख लिया तो अंजलि के दोनों भाई उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही अक्षित की नज़र अंजलि पर पड़ती है, अक्षय तो जैसे सांस लेना ही भूल जाता है। अक्षित बस दीवाना होकर अंजलि को देखे जा रहा था और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह वही लड़की है जिसे वह 1 साल से पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस लड़की का नाम और पता ना मालूम होने की वजह से आज तक अक्षित उसे ढूंढ नहीं पाया था और एक दिन अक्षत को बस इतना ही पता चला था कि उस लड़की का नाम अंजलि था। हो क्या गजब की तुझ पे मेहरबानियां, मैं एक नज़र डालूं जो तुझ पे तो बढ़ जाए मेरे साथ तेरी यारियां, कदमों में तेरे लाख जन्नत हो, आंखों में बातें हैं, बैटन में वादे हैं, वदों में बहन हैं, तू बहनों में आ जा जरा लकी बॉय, यू माय लकी बॉय हो। बाय जा जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय, यू माय लकी बॉय हो। बाय जा जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय, यू माय लकी बॉय हो। बाय जा जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। लेकिन तभी अक्षित की नज़रें अंजलि के साथ डांस कर रहे लड़कों पर जाती हैं, जो डांस करते वक्त कभी अंजलि की कमर को तो कभी अंजलि के गालों को छू रहे थे और यह सब अक्षित से बर्दाश्त नहीं होता। अक्षित अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर गुस्से से बस अंजलि को घूरने लगता है और इस बात से बेखबर अंजलि बस मगन होकर डांस करे जा रही थी और अंजलि का डांस इस वक्त वाकई बहुत ही अच्छा था और सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। और ऐसे ही गाना खत्म होता है। अंजलि सबके सामने झुककर प्रणाम करती है और फिर वहां से चली जाती है।
अंजलि को फोन करके जा चुकी थी और अक्षय उससे मिलना चाह रहा था अभी, लेकिन इस वक्त वह गैस की चेयर पर बैठा हुआ था, इसलिए अक्षत कहीं नहीं जा सकता था। उसे अगला परफॉर्मेंस बल्कि सारे परफॉर्मेंस देखने थे। म्यूजिक ना कंपटीशन बहुत ही बड़े लेवल का कंपटीशन था, इसीलिए ये कंपटीशन अगले 3 दिन तक चलने वाला था। अंजलि की परफॉर्मेंस पर सब बहुत खुश होते हैं और सभी बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं और वंस मोर चिल्लाने लगते हैं। अब बारी थी सेकंड परफॉर्मेंस की, जिसके लिए जाह्नवी का नाम अनाउंस होता है। काव्या, जो कि सारी तैयारी देख रहा था, जैसे ही उसके कानों में जाह्नवी का नाम सुनाई देता है, काव्या अपना सारा काम छोड़कर जाह्नवी की परफॉर्मेंस देखने के लिए रुक जाता है। जाह्नवी के पिता भी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और अर्जुन के साथ भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट किए थे। जाह्नवी की फैमिली कोई खतरनाक फैमिली नहीं थी, लेकिन जाह्नवी के खुद के बिहेवियर की वजह से लड़कियों से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जाह्नवी बहुत ही बोल्ड किस्म की लड़की थी और वह सभी को उल्टा और मुंह तोड़ जवाब उनके मुंह पर ही दे दिया करती थी। इसी वजह से लड़के जाह्नवी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन जाह्नवी दिल की बहुत साफ थी, उसके अंदर जो भी होता था वह सीधा बोल दिया करती थी, इसीलिए शायद लोग उसे कम पसंद करते थे। और खूबसूरती वह भी जाह्नवी की कुछ कम नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी और पहली बार में लड़के शायद उसकी खूबसूरती देखकर उसके पास बहुत जल्दी आया करते थे। लेकिन जैसे ही जाह्नवी बिहेवियर उनके सामने आता था तो लड़के उससे दूर चले जाया करते थे और जाह्नवी को भी लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से ही लड़कों से दूर रहा करती थी। क्योंकि जाह्नवी का मानना था कि लड़के सिर्फ लड़कियों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, लड़के सिर्फ लड़कियों को यूज एंड थ्रो समझते हैं। लेकिन जाह्नवी काव्यांश के आगे कमजोर पड़ रही थी। काव्यांश उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। म्यूजिक शुरू होता है और जाह्नवी एक रिंग में बैठे हुए ऊपर से नीचे आती है। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह, किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। जाह्नवी ने एक ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसके ऊपर से जाह्नवी ने एक नेट की हल्की सी जैकेट पहनी हुई थी। आंखों में गहरा काजल, बाल खुले, लाल लिपस्टिक और ब्लैक आईशैडो। जाह्नवी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी और उसकी खुली हुई पतली सी कमर, सभी लड़कों की नज़र जाह्नवी की कमर पर अटकी हुई थी, जिसे देखकर काव्यांश के मुंह से भी अपने आप ही निकल जाता है, हॉट। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना। काव्यांश अपनी नज़र जाह्नवी से हटा ही नहीं पा रहा था। ऊपर से जाह्नवी बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी और डांस करते हुए भी जाह्नवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग जाने का डांस देखकर सीटी और ताली बजा रहे थे। तभी जाह्नवी का डांस पार्टनर भी उसके साथ डांस कर रहा था और जाह्नवी का डांस पार्टनर उसके कमर पर हाथ डालकर खुद से चिपका लेता है और बहुत ही गंदे तरीके से जाह्नवी कुचलने लगता है। लड़की ये तो राइट है, लड़की डायनामाइट है, लड़की के चक्कर में डेली गली गली में फाइट है, तोड़ा हमें 2 टाइम यारा, लव नहीं है क्राइम यारा, हर दिन मुझको बेटर लगे तो लड़की है या वाइन। जैसे लड़का डांस कर रहा था ऐसा कोरियोग्राफ किया ही नहीं गया था। उस लड़के के इस तरह से छूने पर जाने को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन जाह्नवी इस समय स्टेज पर थी, इसलिए जाह्नवी बस उसका हाथ हटाते हुए दूसरों के आगे मुस्कुरा रही थी। इस बात को अर्जुन, हर्ष और अक्षित तीनों ने ही नोटिस कर लिया था और तीनों को ही गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन काव्यांश का खून खोल गया था उस लड़के को देखकर। अरे जनता को जवाब दो, कब पड़ोगी प्यार में, सारी दुनिया लगी हुई है, हम भी है कतार में। फिर लड़का जाह्नवी के पीछे खड़ा होता है और जाह्नवी को खुद के सीने से चिपका कर अपना एक हाथ जाह्नवी के जैकेट के अंदर डाल देता है और फिर जाह्नवी के क्रॉप टॉप के हुक पर अपना हाथ फेरने लगता है। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना। यह महसूस करते हैं
जानवी की आंखों में नमी आ जाती है और जानवी अपनी नज़र उठाकर जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रही थी और तभी जानवी की नज़र काव्यांश से मिलती है। जानवी की आंखों को देखकर काव्यांश महसूस कर लेता है कि जानवी जैसे उसे ही अपनी नज़रों से बुला रही हूँ। जानवी को देखकर काव्यांश जल्दी से स्टेज पर आता है और उस लड़के को जानवी से अलग कर देता है। काव्यांश जानवी की परफॉर्मेंस खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बस आंखों के इशारे उस लड़की को वहां से जाने के लिए बोल देता है। काव्यांश की आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, इसीलिए वो लड़का भी चुपचाप वहां से चला जाता है। काव्यांश के आने पर जानवी जैसे बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही थी और जानवी फिर से डांस करने लगती है। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी खत्म ना हो, वो एतबार कर ले, किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा। जवानी कहते हैं मुझे है मेरे आशिक हर जगह, किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा जमाना। और ऐसे ही जानवी का डांस भी खत्म हो जाता है। जानवी भी झुककर सभी को प्रणाम करते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन जानवी के दिल में आज काव्यांश को लेकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। स्टेज पर होस्ट आते हुए बोलता है, तो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस अच्छी तो लग रही है ना, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएगी और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तो दोस्तों अब जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत खास है और अब हम स्टेज पर उन्हें बनाने वाले हैं। हम उनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो अपना परिचय खुद देंगी, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल हैं। अर्जुन होस्ट को इग्नोर करके अपने फ़ोन पर आए कुछ ईमेल चेक करने लगता है। तभी स्टेज की सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं और एक खूबसूरत सी लड़की रेड शिफॉन की साड़ी पहने हुए वहां पर आती है। खुले बाल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल और खूबसूरत लाल साड़ी। अब तक तो आप सभी समझ गए होंगे कि यह कौन है। जी हाँ, ये है हमारी शुभांगी, जिसे काव्यांश ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि काव्यांश शुभांगी के सिंगिंग के टैलेंट को सबके सामने लाना चाहता था। शुभांगी के हाथ में गिटार थी और शुभांगी स्टेज पर आकर एक चेयर पर बैठ जाती है और तभी लाइट ऑन होती है और उसके साथ म्यूजिक भी ऑन हो जाता है। अर्जुन के साइड में अक्षित बैठा हुआ था और शुभांगी को देखकर अक्षित की मुंह से भी निकल जाता है, जिसे अर्जुन सुन तो लेता है लेकिन इग्नोर कर देता है। इस समय कॉलेज के सभी लड़के शुभांगी को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। सभी लड़के शुभांगी की खूबसूरती में खो गए थे और लड़कियों को तो जैसे शुभांगी से जलन होने लगी थी और कुछ लड़कियां भी शुभांगी की खूबसूरती को जैसे अपनी आंखों में बसा रही थी। शुभांगी के मुंह के सामने माइक लगा हुआ था और शुभांगी गाना शुरू करती है। ओ अर्जुन के कानों में जब शुभांगी की आवाज सुनाई देती है तो अर्जुन हैरानी से सामने देता है और सामने शुभांगी उसे ही देख रही थी और जैसे ही अर्जुन की नज़रें शुभांगी से मिलती हैं तो शिवांगी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। पहले लोग शुभांगी की खूबसूरती में खो गए थे और अब लोग शुभांगी की आवाज में मदहोश हो गए थे। लेकिन शुभांगी की नज़रें तो सिर्फ अर्जुन पर टिकी हुई थी, जैसे शुभांगी अपने दिल का हाल अर्जुन के सामने बयां कर रही हो। और शिवांगी को इस तरह से मुस्कुराते और गाता देखकर अर्जुन भी शुभांगी की तरफ मुस्कुरा देता है, क्योंकि अर्जुन भी शुभांगी की फीलिंग को समझ रहा था। सारी हदें मैंने मेरी अब मैंने तोड़ दी देकर मुझे पता, आवारगी बन गए हाँ, हंसी बन गए हाँ, नामी बन गए तुम मेरे आसमान, मेरी जमीन बन गए हाँ। ओ क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। इन लाइनों को गाते हुए शुभांगी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, क्योंकि जब से अर्जुन शुभांगी की जिंदगी में आया था शुभांगी ने प्यार, केयर और अपनापन महसूस किया था। उसे एक परिवार मिला था, एक खूबसूरत जिंदगी मिली थी। अर्जुन की उसकी जिंदगी में आने के बाद अर्जुन ने शुभांगी को हर मुसीबत से बचाया था और किसी भी दर्द को शुभांगी के पास नहीं आने दिया था।
क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ। हम काफिरों को खुदा हसरते, अब मेरी तुमसे है जा मिली। तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। शिवांगी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी और शुभांगी को देखकर समझ सकता है कि शुभांगी अपने दिल से बल्कि अपने रोम रोम से मुस्कुरा रही थी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमान मेरी जमीन बन गए। बड़ा ऊ आ आ आ बड़ा ऊ। और यहाँ गाना खत्म हो जाता है। गाना खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंज उठती है। पूरे स्टेडियम में सभी लोग वंस मोर चिल्ला रहे थे। शुभांगी का गाना खत्म होता है तो सभी लोग जोर जोर से तालियां और सीटी बजाने लगते हैं और वंस मोर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन शुभांगी अपना गिटार वहीं पर रखकर बिना कुछ कहे वहां से चले जाती हैं। अर्जुन बस मुस्कुराकर शुभांगी को जाते हुए देख रहा था। अर्जुन जानता था कि शुभांगी अब अंजलि के पास ही जाएगी और अर्जुन इस वक्त गेस्ट की चेयर पर बैठा हुआ था, इसीलिए अर्जुन वहां से नहीं जाता। वरना अर्जुन का मान शुभांगी को टाइटली गले लगाने का कर रहा था, बट अर्जुन अपनी फीलिंग को दबाते हुए वहीं पर बैठा रहता है। तभी वहां पर होस्ट आता है और बोलता है, वाह 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 क्या बात है, जितनी खूबसूरत आवाज उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत वो खुद ही, हमारा तो दिल ही हार गया उन पर, काश वो शादीशुदा ना होती। खैर छोड़िए, जो हो ही नहीं सकता अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन शोज को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं। जी हाँ, ये भी हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं जो आज यहाँ पर परफॉर्म करने वाली हैं और यह भी अपनी खूबसूरत आवाज का जलवा बिखेर। और माफ करना, इनका भी नाम हम नहीं बता सकते, बस तालियों से स्वागत कीजिए अगली गेस्ट का। और अब नैना स्टेज पर जाने वाली थी, लेकिन नैना को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी तो शुभांगी उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलती है, डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। बस अपनी आंखें बंद करना और सोचना कि कोई भी नहीं है और अपनी आवाज का जलवा बिखेर देना, सब लोग तुम्हारी आवाज में खो जाएंगे। यह मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। नैना डरते हुए बोलती है, भाभी मुझे डर पब्लिक का नहीं है, मुझे डर आपके देवर का है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं घर जाकर मेरी कैसी बैंड बजाएंगे। तभी काव्यांश वहां पर आते हुए बोलता है, भाभी आप डरो मत, हर्ष भैया कुछ नहीं बोलेंगे। तो नैना काव्यांश को घूरते हुए बोलते हैं, ये सब ना तुम्हारा किया धरा है, अपनी बातों के जाल में फंसाकर मुझे यहाँ लेकर आए हो, और मगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। काव्यांश हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है फोड़ देना, लेकिन अभी आप स्टेज पर जाओ, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जाओ जल्दी। नैना डरते हुए स्टेज पर जाती हैं और अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाती हैं। तभी नैना क्यों पर स्पॉटलाइट पड़ती है और सभी लोग नैना को देखकर भी जोर जोर से तालियां और सीटी बजाने लगते हैं। नैना ने इस वक्त क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में एक सिंपल सा वाइट डायमंड का नेकलेस, बाल खुले हुए, चेहरे पर लाइट मेकअप, माथे पर एक काली बिंदी। नैना भी गजब ढा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने दिल को थामते हुए गाना शुरू कर दिया। जब तक है जमीन, जब तक है आसमान। हर्ष अर्जुन से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही हर्ष के कानों में नैना की आवाज आती है तो हर्ष सामने देखने लगता है, और जब हर्ष सामने देखता है तो नैना को गाना गाते हुए देखकर हर्ष हैरान हो जाता है और हैरानी से नैना को देखने लगता है। अब अर्जुन और हर्ष दोनों ही समझ चुके थे कि यह सब कुछ काव्यांश का ही करा धरा है। तुम मेरे ही रहो, बस इतना ही अरमान तुझे बांध लूं माया आंचल में। जैसे चंद्र हैं बादल में जचते हैं, ऐसे जैसे साज नैन काजल में। महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा। हर्ष पहली बार नैना को गाना गाते हुए देख रहा था और नैना की आवाज भी हर्ष हो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिश्री उसकी आवाज में खुली हुई है। हर्ष बस नैना की खूबसूरत आवाज में ही घूम होकर नैना को देखने लगता है। शुरू हो रही है नई मंजिल, नई जिंदगी का सफर, शाम उतारे जहां, चांदनी ओढ़कर धूप बिखरी जिस जगह, रेत पर इस जहां के पार। आग ही में जले रात लेते रहे अपनी चादर तले, मैं गुड़िया बन जाऊंगी।
मेरे साथ खेलते रहना, कभी बहनों में झूला झूलना। हर्ष नैना की फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था कि नैना किस हद तक उससे प्यार करने लगी है, लेकिन हर्ष को तभी आकाश की कही हुई बातें याद आती हैं कि नैना मेरी रखैल है। ये बात याद करते ही हर्ष के जो जज्बात अभी उभरे थे वो एकदम से बदल जाते हैं। कभी दिल से लगा लेना, महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा, महबूबा मैं तेरी महबूबा। नैना भी हर्ष को ही देख रही थी, लेकिन हर्ष अपना मुंह नैना की तरफ से फेर लेता है, जिसे देखकर नैना का दिल टूट जाता है और नैना की आंखों में नमी आ जाती है। नैना की परफॉर्मेंस भी खत्म होती है और इसके साथ आज रात का कंपटीशन भी खत्म हो जाता है और कल सेकंड लेबल शुरू होने वाला था। कंपटीशन खत्म होने के बाद शुभांगी और नैना दोनों को ही स्टेज पर सम्मान के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आज दोनों ही स्पेशल गेस्ट बनकर यहां आए थी। नैना और शुभांगी का सम्मान करने के लिए कंपटीशन के जज, जो 3 जज थे, उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है। साथ में अक्षित को भी बुलाया जाता है, क्योंकि अक्षित भी नंबर 1 रॉक स्टार था। नैना और शुभांगी दोनों को ही एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है। नैना और शुभांगी स्टेज से जा ही रही होती हैं कि तभी एक जज शुभांगी से बोलता है, रुकिए मैडम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शुभांगी रुक जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, जी कहिए। ये जज एक यंग लड़का था, इसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। इस जज का नाम संजीव महेश्वरी था। संजीव शुभांगी से मुस्कुराते हुए बोलता है, मैडम, हम में से कोई भी आपको यहाँ नहीं जानता और जहाँ तक मैं प्रिंसिपल को देख पा रहा हूँ वह भी आपको नहीं जानते, तो क्या आप अपना परिचय देंगे? शुभांगी मुस्कुराकर बोलती है, जी मेरा नाम शुभांगी राठौर है। संजीव, तो आप यहाँ पर किसके साथ आए हैं, हमें बताएंगे? शुभांगी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जी मैं यहाँ पर अपने देवर काव्यांश राठौर के साथ आई हूँ। जीएस कॉलेज में मेरी ननंद अंजलि राठौर और देवर काव्यांश राठौर पढ़ते हैं और उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। सभी लोग हैरान होकर शुभांगी को देखने लगते हैं और संजीव हिचकी जाते हुए बोलता है, तो क्या आप मिस्टर अर्जुन राठौर की वाइफ हैं? शुभांगी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अब सभी लोग शुभांगी को देख रहे थे, जो स्टेज पर खड़े थे वो भी और जो स्टेडियम में बैठे हुए थे वो भी। सभी लोग हैरानी से शुभांगी को देख रहे थे। पूरे स्टेडियम में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और उन सभी स्क्रीन पर इस वक्त शुभांगी ही दिखाई दे रही थी। फिर संजीव का ध्यान नैना पर जाता है और संजीव नैना से पूछता है, और मैडम आप कौन हैं? नैना कुछ समझ नहीं आता कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी काव्यांश स्टेज पर आते हुए बोलता है, और यह मेरी नैना भाभी हैं, हर्षित राणावत की होने वाली वाइफ। अब सब लोग नैना को भी हैरान नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि हर्षित भी टॉप 10 डॉक्टरों में से एक था। लेकिन नैना और शुभांगी के बारे में सुनकर बेचारी सभी लड़कियों का दिल टूट जाता है। अब अंजलि भी स्टेज पर आ जाती हैं और अक्षय की नज़रें सिर्फ अंजलि पर टिक जाती हैं, लेकिन अंजलि अक्षित को ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे अक्षित वहां पर होगी ना। लेकिन तभी कंपटीशन का होस्ट हर्ष और अर्जुन को भी स्टेज पर बुलाता है। हर्ष और अर्जुन भी स्टेज पर आते हैं और अपनी अपनी वाली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। संजीव सर, हमें नहीं पता था कि आप दोनों की वाइफ इतनी खूबसूरत है, कांग्रेचुलेशन सर। अर्जुन शुभांगी को कंधे से पकड़ता है और हर्ष नैना की कमर में हाथ डालकर खुद से सटा लेता है और दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। उस सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह आज शुभांगी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था और अर्जुन और शुभांगी दोनों ही डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार थे। अर्जुन शुभांगी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अर्जुन और शुभांगी डॉक्टर सारिका के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर सारिका अर्जुन और शुभांगी दोनों से बोलती हैं, मिस्टर राठौर, आपकी 10 वीक्स प्रेग्नेंट है और इतने टाइम में प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे की धड़कन सुनाई देने लगती है, तो क्या आप दोनों तैयार हैं अपने बच्चों की हार्ट बीट सुनने के लिए? शुभांगी खुशी से उछलते हुए अपनी गर्दन हमें हिलाती है और अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ मिला देता है।
डॉक्टर सारिका अपने केबिन में ही शुभांगी को एक बेड पर लेटा देती है और अर्जुन भी शुभांगी का हाथ पकड़कर शुभांगी के पास ही खड़ा हो जाता है। डॉक्टर सारिका शुभांगी के पेट पर एक जेल लगाते हैं और उसके बाद अपने हाथ में एक मशीन पकड़कर शुभांगी के पेट पर फेरने लगते हैं और डॉक्टर सारिका अर्जुन और शिवांगी को स्क्रीन पर देखने के लिए बोलती हैं। अर्जुन और शुभांगी दोनों ही स्क्रीन को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इस बात की परेशानी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी डॉक्टर सारिका थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मिस्टर एंड मिसेज राठौर, ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर सारिका स्क्रीन पर उंगली पॉइंट करते हुए शुभांगी और अर्जुन को बताती हैं। ये जो ब्लैक 2 डॉट आपको दिखाई दे रही हैं ना, यही आपके बच्चे हैं। तो अर्जुन हैरानी से एकदम से बोलता है, लेकिन इसलिए दोनों तो बिल्कुल ही राजमा की तरह छोटे हैं। ये हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? इनके ना हाथ हैं, ना पैर, ना सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं है क्या? अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर शुभांगी और डॉक्टर सारिका दोनों को ही हंसी आ जाती है। शुभांगी को पता था, क्योंकि जब से शुभांगी प्रेग्नेंट हुई थी, शुभांगी ने हर तरीके से बुक में और इंटरनेट पर सर्च किया हुआ था कि जब बच्चा पेट में होता तो कैसे कैसे ग्रो करता है। इसीलिए शुभांगी को सब कुछ पता था और अर्जुन की बातें सुनकर शिवांगी को बहुत हंसी आती है। तभी डॉक्टर सारिका अर्जुन को समझाते हुए बोलती हैं, मिस्टर राठौर, अभी बच्चे सिर्फ 2.5 महीने के हैं तो इनको ग्रो करने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चे पूरे सही सलामत ही बाहर आएंगे, अपने हाथ पैरों और सर के साथ ही। डॉक्टर के बात सुनकर अर्जुन थोड़ा सा झेप जाता है और अपनी गर्दन बस हाँ में हिला देता है। लेकिन जब अर्जुन को शुभांगी की हंसी सुनाई देती है तो अर्जुन घूर के शुभांगी को देखता है और जब शिवांगी और खुद को इस तरह से घूरते हुए पाती है, शुभांगी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगती है और चुप हो जाती है। फिर डॉक्टर सारिका बोलती है, क्या आप दोनों तैयार हैं अपने बच्चों की धड़कन ये सुनने के लिए? तो डॉक्टर सारिका की बात सुनकर अर्जुन और शुभांगी दोनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। फिर डॉक्टर सारिका स्टेथोस्कोप अर्जुन के कान में लगा देती हैं और उसके नोट को पकड़कर शुभांगी के पेट पर रखती हैं। अर्जुन को डे से ही अपने बच्चों की धड़कनें सुनाई देती हैं और तो अर्जुन सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन को खुद में ही खोया देखकर शुभांगी उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोलती हैं, मुझे भी तो सुनाए। अर्जुन मुस्कुराकर शुभांगी के कान में भी स्टेथोस्कोप लगा देता है तो शुभांगी को भी अपने बच्चों की धड़कनें सुनाई देती हैं। शुभांगी भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और शिवांगी की दोनों आंखों से आंसुओं के कतरे बह जाते हैं। आज दोनों के चेहरे पर ही एक अलग सा सुकून था। अपने बच्चों की धड़कनों को सुनकर अर्जुन शुभांगी के माथे को प्यार से चूम लेता है और डॉक्टर सारिका दोनों की ही इस तरह की बॉन्डिंग को देखकर मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन और शुभांगी डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। अर्जुन डॉक्टर से पूछता है, सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? बच्चे हेल्दी हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो डॉक्टर सारिका मुस्कुरा कर बोलती हैं, जी हाँ, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर हर्षित ने तो हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हम शुभांगी मैम का पूरा ध्यान रखें, आप बेफिक्र रहिए। अर्जुन अपनी गर्दन हिलाकर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर के केबिन से निकल जाते हैं और अर्जुन शिवांगी को सीधा घर ले आता है। अर्जुन ने डॉक्टर सारिका से बच्चों की धड़कनों का साउंड रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और अर्जुन बच्चों की धड़कनों की रिकॉर्डिंग अपने साथ ही लेकर आया था, जिसे शुभांगी ने घर के सभी सदस्य को सुनाया था और घर के सभी सदस्य बच्चों की धड़कनों की आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। दादी और आरती जी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अर्जुन शुभांगी को घर पर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन अर्जुन जब अपने ऑफिस पहुंचा तो अर्जुन का दिल आज काम करने के लिए कर ही नहीं रहा था। अर्जुन आंखें बंद करके बस अपने बच्चों की धड़कनों को महसूस कर रहा था। आज उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था और साथ में एक अलग सी बेचैनी भी थी जो अर्जुन को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक सुकून था बस अपनी बच्चों की धड़कनों को सुनकर। अर्जुन आंखें बंद किए
बस वही पल याद कर रहा था जब उसने अपने बच्चों को पहली बार देखा और पहली बार अपने बच्चों की जब उसने धड़कन ही सुनी थी। दूसरी तरफ अंजलि कॉलेज से घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक कार अंजलि के सामने आकर रुकती है और गाड़ी का दरवाजा खुलता है और पलक झपकते ही एक हाथ अंजलि को उस कार में खींच लेता है। अंजलि जैसे ही अपनी कार की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही कोई उसके सामने अपनी गाड़ी लाकर रोकता है और पल भर में उसे अपनी गाड़ी के अंदर खींच लेता है। अंजलि एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि एक पल में उसके साथ क्या हो गया। अभी वो सड़क पर थी और अभी किसी की गाड़ी में है और किसी ने उससे अपनी बाहों में झगड़ा हुआ है। अंजलि जैसे ही अपने सेंस में आती है तो झटपट आने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी इस हरकत का अंजाम तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, अगर मेरे भाइयों को पता चल गया ना तो वो तो मैं जिंदा ही दफना देंगे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी अंजलि के कानों में एक दिलकश आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स, मैं हूँ, सुनना बंद करो। जैसे ही अंजलि के कानों में आवाज आती है, अंजलि पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि अक्षत सिंह रायजादा है। अंजलि गुस्से में बोलती है, मिस्टर अक्षय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। इतने बड़े रॉकस्टार होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़ो यह मुझे। अक्षित धीरे से अंजलि के कान में बोलता है और अपने बॉयफ्रेंड को बिना बताए उससे अकेला छोड़कर आ जाना, ये कौन सी अच्छी बात थी? मैं मीज अंजलि राठौर। अंजलि चिढ़ते हुए बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, छोड़िए मुझे। अक्षित, तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। 1 साल पहले बनाए हुए बॉयफ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गई? वेल, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। इतना बोलकर अक्षित अंजलि को अपनी तरफ पलटता है और उसके दोनों गाल को पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता हूं। अक्षित अंजलि को फोर्सफुली किस करने लगता है। अक्षित अंजलि के लोअर लिप्स को शक कर रहा था। अंजलि अक्षित से छूटने के लिए छटपटा रही थी लेकिन अक्षित जरा सा भी टस से मज नहीं हो रहा था। अंजलि अक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। बार बार अंजलि अक्षित के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षित तो अंजलि को छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि अक्षित अब अंजलि के दोनों हाथों को पकड़कर कार की सीट में दबाते हुए अंजलि को सीट पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बीच में अक्षित अपनी किस को नहीं ब्रेक करता। काफी देर तक किस करने के बाद अब अंजलि की सांसें उखड़ने लगी थी तो अक्षित अंजलि को धीरे से छोड़ देता है और फिर अक्षित अंजलि की आंखों में देखकर बोलता है, अब याद आया। अंजलि जोर जोर से सांसें ले रही थी। अंजलि के होंठ अब तक सूज चुके थे और अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दूसरी तरफ कपूर विला, जानवी अपने बिस्तर पर लेटे हुए काव्यांश के बारे में सोच रही थी। जानवी के दिमाग में बार बार काव्यांश का ही ख्याल आ रहा था, या यूं कहें कि जैसे जानवी खुद जानबूझकर काव्यांश को याद कर रही थी। काव्यांश का उस पर हक जमाना और बेपरवाह होकर उसे किस करना जानवी को आज सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्टेज पर जब उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो जानवी न सिर्फ नजर उठाकर काव्यांश को देखा था और काव्यांश के लिए इतना ही काफी था, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। और हर लड़की अपनी लाइफ में ऐसा ही लड़का चाहती है जो सिर्फ नजरें देखकर उसकी परेशानी को समझता है, और काव्यांश इस परीक्षा में पूरा खरा उतरा था। और शायद जानवी के लिए यही बात उसके दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। अब जानवी रात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जानवी ने डिसाइड कर लिया था कि आज रात जानवी अपने दिल की बात काव्यांश को जाहिर कर देगी। फिर जानवी खुद में ही सोचते हुए बोलती है, अगर मैं खुद से ही काव्यांश को बोलूंगी कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूं तो काव्यांश मुझ पर कुछ ज्यादा ही हक जमाने लगेगा, और पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, एक लड़की होकर लड़के को प्रपोज कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट पर पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था, मैं तो बस एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ना पागल हो जाऊंगा ही उसके चक्कर में।
जानवी अपने बाल नोचते हुए बोलती है। दूसरी तरफ हर्षित का कमरा। नैना की पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि हर्षित रात में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था, जिस वजह से नैना को पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और नैना खुद से ही हर्षित को कोसते हुए बोलती है, हे भगवान, कैसा हवसी बॉयफ्रेंड दे दिया। दिखने में तो कितना मासूम और कितना सीधा साधा लगता है। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह रात में इतने वाइल्ड हो सकते हैं। हवस के पुजारी बन जाते हैं रात में तो। हाय मेरी कमर, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन पक्का ही मेरी कमर तोड़ देंगे और इतनी सी उम्र में मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ेंगे पक्का। नैना खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा है और गुस्से में उसे ही घूर रहा है। नैना जब पीछे पलटकर देखती है तो नैना की जोर से चीख निकल जाती है और फिर नैना थोड़ा सा हड़बड़ा कर बोलती है, आ आ आ आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आप गए थे तो वापस क्यों आ गए? मेरा मतलब इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मतलब कि अभी तो आप गए थे ना, तो वापस कैसे आ गए? नैना इतना ज्यादा घबरा रही थी कि हर्षित नैना के पास आते हुए बोलता है, अगर जल्दी वापस नहीं आता तो पता कैसे चलता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी इतनी बुराइयां करती हो। अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया, पता तो चला कि तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कितनी कड़वाहट भरे हुए हैं। हर्षित की बातें सुनकर नैना समझ आती है कि हर्षित को कोई गलतफहमी हुई है। नैना हर्षित को समझाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो बस। नैना इतना ही बोल पाती है कि हर्षित अपना हाथ सामने करके नैना को चुप होने का इशारा करता है। फिर हर्ष अंदर आता है और टेबल पर रखी फाइलों को उठाकर गुस्से में नैना को घूरते हुए चला जाता है। हर्ष के इस तरह से जाने पर नैना की आंखों में नमी आ जाती है। नैना एकदम से बेड पर बैठते हुए बोलती है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान जी, मैं जब भी कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ, उल्टा मेरे हाथों से सब कुछ बिखर जाता है। जो भी मेरे करीब आता है, जो भी मुझसे प्यार करता है, सब मुझसे दूर चले जाते हैं और अगर कोई मुझसे गलती से प्यार कर भी लेता है तो उसका प्यार भी मेरे पास ज्यादा दिन तक नहीं रहता। हर्षित जी कल तक मुझसे इतना प्यार करते थे और आज। इतना बोलकर नैना अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और रोने लगती है। सही कहा है किसी ने, इश्क एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। काशी शहर का एक छोटा सा गांव के घर में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि कल उस गांव में बारात आने वाली थी, वो भी दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन या यूं कहें बिजनेस वर्ल्ड के किंग प्रेम सिंघानिया की। और दूसरी तरफ थी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लड़की मन्नत भारद्वाज। प्रेम और मन्नत के दादा बचपन के दोस्त थे। जब से प्रेम और मन्नत ने इस दुनिया में कदम रखा था तब से ही उन दोनों के दादा ने उन दोनों के भाग्य को जोड़ने का फैसला कर लिया था। मन्नत अभी 18 साल की पूरी भी नहीं हुई थी। मन्नत को 18 साल की पूरे होने में अभी 3 महीने बाकी थे। मन्नत की अपनी जिंदगी में सिवाय उसके दादा के कोई नहीं था। मन्नत के दादा मोहनदास भारद्वाज, मन्नत के दादा ने ही मन्नत को 15 साल की उम्र से पाला था, क्योंकि जब मन्नत 15 साल की थी तभी मन्नत के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी और मन्नत ने 15 साल की उम्र में ही दुनियादारी सीख ली थी। वो कहते हैं ना कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, हालात इंसान को कच्ची उम्र में ही बड़ा कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही थी हमारी मन्नत। मन्नत जितना प्यारा नाम, उससे भी प्यारी उसकी सीरत। गोरा बेदाग सफ़ेद दूध जैसा रंग, नीली आंखें, घनी पलके, पंखुड़ियों जैसे पतले हो और कद 5 फुट 7 इंच, संगमरमर जैसा तराशा हुआ बदन और एक हाथ पर महाकाल का टैटू। सुंदरता इतनी कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं भी मन्नत की खूबसूरती के आगे की लगे। रात के समय सभी मन्नत की सहेलियां मन्नत से नाचने के लिए बोलते हैं। काजल मन्नत की सहेली, अरे हम तुमको बोले हैं ना, एक बार अगर नाच दोगी तो क्या चला जाएगा। एक तो वैसे ही तुम्हारी इस गांव में आज की आखिरी रात है, फिर तो तुम भी अपने दूल्हे राजा के साथ दिल्ली चली जाओगी। आज ही का समय है तुम्हारे पास, हमारे साथ थोड़ा सा बतिया लो। हंस बोलो,
फिर नहीं मिलेंगे हम सब। अब चलो नखरे ना करो, तुम्हें भी हमारे साथ नाचना है, तुम्हें तुम्हारे भोलेनाथ की कसम। मन्नत, जिसने संतरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और संतरे कलर की साड़ी में मन्नत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबके कहने पर मन्नत नाचने लगती है। इस दिए संग जल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जैया अब आजा रे मेरे पिया, ओह मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। मन्नत को बचपन से ही बताया गया था कि मन्नत के बड़े होने के बाद मन्नत की शादी प्रेम से कराई जाएगी, और मन्नत ने भी जब से अपना होश संभाला था तब से प्रेम को ही अपना पति मान लिया था। फासला था दूरी थी, फासला था दूरी थी, था जुदाई का आलम इंतजार में नजरें थी, और तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूम कर। और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम। मन्नत हमेशा प्रेम की तस्वीर न्यूज़पेपर्स में और टीवी वगैरह में देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी। फिर से बादल गरजा है, गरज गरज के बरसा है, घूम के तूफान आया है, पर तुझे बुझा नहीं पाया है। ओह पिया ये दिया चाहे जिठा साथे तुझे, ये सावन ये हवा और यह बिजलियाँ। मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, ओह मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। देह को ये पगली दीवानी दुनिया से है, यह अनजानी जो का हवा का आएगा और इसका पिया संग लाएगा। ओह पिया अब आजा रे मेरे पिया, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। ओह पिया ये दिया सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। ओह पिया ये दिया ए पिया पिया पिया। गाना खत्म होता है, सभी लोग मन्नत के नाचने से बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हैं। मन्नत शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। मन्नत अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर चांद को निहारते हुए खुद से बोलती है, हमको नहीं पता कि आपने कभी हमें देखा है या नहीं, लेकिन हमारी सुबह हमेशा आपका चेहरा देखकर ही होती है। आप कब हमारी आंखों से गुजरकर हमारे दिल में बस गए हमें पता ही नहीं चला, और कल पहली बार हम आपको सामने से देखेंगे। जी हाँ, मन्नत और प्रेम एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। मन्नत ने तो प्रेम को तस्वीरों में देखा था, लेकिन प्रेम ने कभी भी मन्नत को नहीं देखा था। और वक्त के साथ रात भी गुजर जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक आलीशान घर के आलीशान कमरे में दो जिस्म आपस में लिपटे पड़े थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक मुलायम सी पतली सी चादर उनके कमर तक ढके हुए थे। उस कमरे का माहौल काफी गर्म था। कमरे में लड़की की मदहोशी भरी सिसकियां गूंज रही थी। लड़की सिसकियां लेते हुए और दर्द से कराहते हुए बोलती है, प्रेम थोड़ा आराम से। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि प्रेम सिंघानिया था, जिसकी कल शादी थी और आज प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तर हो रहा था। प्रेम कोई प्लेबॉय टाइप लड़का नहीं था। प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। प्रेम तो अपनी गर्लफ्रेंड प्राची मेहरा से ही शादी करना चाहता था, लेकिन दादाजी ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था और प्रेम को कहा था कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप हमारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आप हमारा वादा निभाएं जो हमने अपने दोस्त मोहन से किया है। हम चाहते हैं कि आप मोहन की पोती मन्नत से शादी करें। आप जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम आपकी शादी अपने जीते जी कराना चाहते हैं। प्रेम के दादा अमरनाथ सिंघानिया, जिन्हें कैंसर था और उनके पास सिर्फ 3 ही महीने थे, और प्रेम अपने दादा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए प्रेम अपनी दादा की खुशी के लिए शादी करने के लिए मान गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद प्राची प्रेम से बोलती है, बेबी कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर में आ जाएगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? प्रेम प्राची के माथे को चूमते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लड़की के आने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। वो लड़की सिर्फ मेरे नाम की बीवी होगी और वो लड़की मेरे साथ मेरे घर में तो रहेगी लेकिन मेरे कमरे में नहीं रहेगी। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। मैं ये शादी सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए कर रहा हूँ और शादी वाले दिन ही मैं उस लड़की से डिवोर्स पेपर पर साइन करा लूँगा। अंजलि गुस्से में छटपटा रही थी और अब अक्षित से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षित ने अंजलि को बहुत ही कष्ट कर पकड़ा हुआ था। अक्षित तो अंजलि के होठों का रस ऐसे पी रहा था जैसे जन्मों का प्यासा है।
जब अंजलि की सांसें उखड़ने लगती है तो अक्षित को अंजलि को छोड़ता है। अंजलि गुस्से में अक्षित को घूर रही थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। अंजलि गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अक्षित को मारती है और अंजलि गुस्से से अक्षय को घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे किस करने की 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम मुझे किस कर रहे थे? तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें याद दिलाने के लिए बता देती हूँ कि मैं अंजलि राठौर हूँ। तुम्हारे जैसे रॉकस्टार मेरी भैया के आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं। अंजलि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अक्षत को बहुत गुस्सा आता है। अक्षत अंजलि का गला पकड़ते हुए उसी सीट पर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर आते हुए बोलता है, मैं नहीं आया था तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पीछे में आई थी, तुम मेरे पीछे पड़ी थी। तुम भूल गई कि 1 साल पहले तुम मेरे पीछे आई थी, मैं तुम्हारी पीछे नहीं गया था। और फिर अपने दोस्तों के साथ किया गया मजाक और एक शर्त के चलते मेरे दिल के टुकड़े करके तुम ऐसे ही चली आई। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही जाने दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हें? मेरे दिल में आग तुमने लगाई है और अब इस आग को बुझाओगी भी तुम ही। इतना बोलकर अक्षित फिर से अंजलि के होठों पर झुकता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, और इस बार अक्षित की किस बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। अंजलि को अपने होठों पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और अक्षत बस अपना गुस्सा अंजलि के होठों पर उतार रहा था। थोड़ी देर किस करने के बाद अक्षत अंजलि को झटके से छोड़ देता है और गाड़ी भी रुक जाती है। अंजलि जोर जोर से अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए सीधा बैठती है और फिर घूर के अक्षत को देखती है। लेकिन जब अक्षत अंजलि को देखता है तो अंजलि अपना चेहरा घुमा लेती है, और जब अंजलि की नज़र गाड़ी के बाहर जाते हैं तो अंजलि देखती है कि वो इस वक्त अपने घर के बाहर थी। अंजलि झट से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अक्षत अंजलि का हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है, जिससे अंजलि सीधा अक्षत के सीने से झ लगती है। अक्षत अंजलि के गुस्से में बालों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए बोलता है, नफरत है ना तुम्हें मेरे जैसे रॉकस्टार से, और 2 कौड़ी की हैसियत रखता हूं ना मैं तुम्हारे इश्क खानदान के आगे, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना अंजलि राठौर, तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, तुम मेरी हो। बहुत जल्द तुम्हें पूरी दुनिया अंजलि राठौर के नाम से नहीं बल्कि अंजलि अक्षत सिंह रायजादा के नाम से जानेगी। इतना बोलकर अक्षत अंजलि को छोड़ देता है। अंजलि भी बिना कुछ कहे ही बस गाड़ी से निकल जाती है, क्योंकि अंजलि को अक्षित से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अंजलि बस अक्षित से कैसे भी दूर जाना चाहती थी। गाड़ी से निकलने के बाद अक्षित भी बिना देरी किए वहां से निकल जाता है। अंजलि बस दूर खड़े अक्षित की गाड़ी को जाते हुए देखती रहती है। अंजलि के दिल में इस वक्त बहुत ही अनकहे जज्बात उमड़ रहे थे, जिसे अंजलि समझ नहीं पा रही थी, और अंजलि बस अपना सर नीचे झुका है और हताश पैरों से अंदर चली जाती है। रात का समय म्यूजिक गाना इवेंट जिसमें आज लेवल 2 होने वाला था। बहुत सारे कंटेस्टेंट तो लेवल 1 से ही बाहर हो गए थे, जिनमें से सिर्फ अब कुछ ही कॉलेज अगले राउंड के लिए बचे थे, लेकिन अंजलि और जानवी अभी भी कंपटीशन में बरकरार थे और गेस्ट के रूप में आज भी अक्षित को बुलाया गया था। लेकिन आज अक्षित का मन थोड़ा उखड़ा हुआ था और अंजलि दूर से ही इस बात को नोटिस कर चुकी थी। लेकिन अंजलि अक्षित पर ध्यान ना देते हुए बस अपने कंपटीशन पर फोकस करती है। दूसरी तरफ जानवी ने अपना पूरा मन बना लिया था कि आज जानवी अपनी फीलिंग काव्यांश के सामने जाहिर कर देगी। काव्यांश ने आज ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। और जानवी ने आज एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसके कंधे से पीछे की तरफ एक लॉन्ग दुपट्टा अटैच था, और जानवी की थाई के पास से उसके गाउन में एक कट था जिसमें से जानवी की गोरी टांगें दिखाई दे रही थी। जानवी ने अपने बालों को कली करके उनका एक जोड़ा बनाया हुआ था और उस पर कियारा लगा रखा था और हल्का मेकअप, और जानवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक एक करके सारी परफॉर्मेंस होती है और फिर जानवी की बारी आती है। गाना शुरू होता है और सभी का ध्यान सिर्फ जानवी की परफॉर्मेंस पर होता है। जानवी भी बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी और जानवी का डांस मुंह तो कयामत ढा रहा था।
मुश्किल में है जीना, तूने दिल ये छीना, हो गई पागल देखो। प्यार में ये हसीना, मुश्किल में है जीना, तूने दिल ये छीना, हो गई पागल देखो। प्यार में ये हसीन, सभी लोग मुंह फाड़े, बस जानवी कोई देख रहे थे। तभी काव्यांश का ध्यान भी जानवी के परफॉर्मेंस पर जाता है तो काव्यांश का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है जानवी के इस रूप को देखकर। दर्द ए दिल की राहत तू, धड़कनों की मन्नत तू, हुस्न का दरिया हूँ मैं, और मेरा साहिल तू, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आज का हॉट अवतार जानवी ने सिर्फ उसी के लिए लिया था। कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। तू ही मेरी मोहब्बत और तू ही है नशा, तू नहीं तो मेरी ये जिंदगी सजा। नाम लेके मेरा पास आइए हुजूर, इश्क में हमको भी कर दीजिए मशहूर। है इबादत मेरी तू, जान की आफत भी तू सफ़र है, हम सफ़र हैं। सफ़र की मंजिल तू, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। काव्यांश दूर से ही जानवी की परफॉर्मेंस देख रहा था, लेकिन जानवी काव्यांश को नहीं देख पा रही थी। जानवी की नजरें बार बार काव्यांश को ढूंढ रही थी। नजरों से वार करे, एक ना हजार करे गलियों में यार तेरी। लोग बेशुमार मरे, कुछ तो बदल गए, कुछ तो संभल गए, और कई ऐसे भी थे जान से फिसल गए। तभी जानवी का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है जहां पर काव्यांश उसे खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि काव्यांश ऊपर की कुछ सेटिंग चेक कर रहा था, इसीलिए काव्यांश ऊपर गया था। तेज सहर तेरा जलवा कहर, तेरा कम कभी होगा नहीं, उफ ये असर तेरा तुझ जैसा झूठा लगे। तभी जानवी किसी को अपनी आंखों से इशारा करती है और जो बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही थी वहां पर सिर्फ काव्यांश नजर आता है, और काव्यांश को इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखकर पूरे स्टेडियम में हल्ला मच जाता है। जोर जोर से तालियां और सीटियां बजने लगती हैं। काव्यांश भी हैरानी से स्क्रीन पर खुद को देख रहा था। मुझको ये वादा तेरा एक धोखा, तो स्टेज के पीछे भी बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। जानवी पीछे की तरफ जाती है और अपने हाथों से स्क्रीन पर काव्यांश को चेहरे को छूती है और हल्के से स्क्रीन पर ही काव्यांश के होठों को चूम लेती है। कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। पूरे स्टेडियम में बैठे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि जानवी काव्यांश से प्यार करती है। जहां पर जो लड़के जानवी को पसंद करते हैं उनका दिल टूट जाता है, और काव्यांश तो वैसे ही पूरे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, इसीलिए कॉलेज की सारी लड़कियां काव्यांश पर मरती थी। लेकिन आज सभी जानवी से बहुत ज्यादा रस खा रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही थी जानवी से। कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु 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 नहीं मेरा, कुसु 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 कुसु, तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। गाना खत्म होता है और जानवी सिर्फ काव्यांश को ही देख रही थी, और काव्यांश के चेहरे पर भी इस वक्त बहुत ही कातिलाना स्माइल थी। गाना खत्म होता है और जानवी स्टेज से सीधा चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है। जानवी आंखें बंद करके अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जानवी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है। जानवी इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी, तो जैसे ही जानवी आंखें खोल दी हैं तो अपने पीछे अंजलि को खड़ा पाती है। जानवी एकदम से पलट कर बोलती है, अंजलि दी आप? जी हाँ, जानवी अंजलि को अंजलि दी बोलती थी, क्योंकि अंजलि जानवी की सीनियर थी और उससे 3 साल बड़ी थी। अंजलि को अपने सामने देखकर जानवी शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। अंजलि अपना गला साफ करते हुए मजाक करते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने अंजलि दी? लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम्हें जानवी भाभी बुलाना पड़ेगा। अंजलि के इस तरह से मजाक करने पर जानवी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। जानवी पलट कर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। जानवी बहुत ही ज्यादा शर्म रही थी।
जानवी ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन अभी उससे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और उसमें कहीं छुप जाएगा कर। अंजलि हंसकर जानवी के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, अब शर्म आने से क्या फायदा, जब सबके सामने नहीं शर्म आए तो अब क्यों शर्मा रही हो। वैसे मानना पड़ेगा, हो बहुत ही डेयरिंग वाली लड़की, क्योंकि काव्यांश राठौर को सबके सामने प्रपोज किया है तुमने। जानवी ऐसे ही शर्माकर अपना सर झुकाए खड़ी रहती है। अंजलि बोलती है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम देखना भैया, बहुत जल्द ही तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भाई अंजलि को क्या पता कि काव्यांश तो पहले ही जानवी के प्यार में पागल हैं। इतना बोलकर अंजलि चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही अंजलि चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है, कोई उसका हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाता है। अंजलि क्लासरूम में पहुंचने के बाद झटके से अपना हाथ छोड़ आती है और बोलती है, तुम। दूसरी तरफ हर्षित का कमरा। रात के 10 बजे बज रहे थे। हर्षित अभी तक घर नहीं आया था। नैना हॉल में रखे सोफे पर बैठकर हर्षित का इंतजार कर रही थी। नैना बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि थोड़ी देर में ही हर्षित अंदर आता हुआ नैना को दिखाई देता है। नैना हर्षित के पास जाकर हर्षित का बैग लेते हुए बोलती है, आज बहुत देर कर दी आपने। हर्षित नैना को ताना मारते हुए बोलता है, मैं जल्दी आऊंगा, देर से आऊं या ना आऊं या मर ही क्यों न जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हर्षित की बातें सुनकर नैना हैरानी से हर्षित को देखते हुए बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझे से पीछा छुड़ाना चाहती हो ना। मैंने ही तो जबरदस्ती रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें तो आकाश की बाहों में मजा आता था, आकाश के बिस्तर पर जाने में मजा आता है ना, आखिर आएगा भी क्यों नहीं, रखेल थी ना उसकी। हर्ष की बातें सुनकर नैना के तन बदन में आग लग जाती है। नैना को हर्ष पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नैना गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बीच लेती है। नैना हर्षित से कोई बहस ना करते हुए बोलती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नैना का इस तरह से बातों को इग्नोर करना हर्षित को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। हर्ष नाना के पास जाकर बोलता है, वैसे बहुत याद आती होगी ना अपने उस यार की, लेकिन अब तुमसे कभी मिलने नहीं आएगा। तो उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कब का मैं उससे मार चुका हूँ। अपने हाथों से, अपनी इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उससे। हर्षित की बातें सुनकर नैना एकदम शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से हर्षित की तरफ देखती है, लेकिन फिर अपनी नज़रें झुकाकर बोलती है, मैंने आपकी रात में पहनने वाले कपड़े कमरे में निकाल कर रख दिए हैं, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नैना की बातें सुनकर अब हर्षित का गुस्सा फूट पड़ता है। हर्षित नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में तमतमाते हुए बोलता है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, क्या साबित करना चाहती हो मेरे सामने, हाँ कि तुम सही हो और मैं गलत, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, या फिर तुम उस आकाश मित्तल की रखेल नहीं थी। हर्षित का बार बार नैना को आकाश की रखेल बोलना नैना से बर्दाश्त नहीं होता। अब नैना भी अपना हाथ छुड़ा दी है और गुस्से में अपने दोनों हाथ से हर्षित को धक्का देते हुए बोलती है, हाँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, आपको नहीं थी, मैं आकाश मित्तल की रखेल, कैसे यकीन दिलाऊं आपको। सच्चे दिल से प्यार करती हूँ आपको, लेकिन आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि अगर आपने मुझसे प्यार किया होता तो आप मेरे प्यार पर कभी सवाल नहीं उठाते, कभी मुझसे ये सवाल नहीं करते कि मैंने आपको धोखा दिया या नहीं दिया। आपको मुझ पर विश्वास होता, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। आकाश ने आपको कुछ बातें क्या बोल दी, आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया, और मेरी बात कुछ मायने नहीं रखती। नैना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। नैना अपने आंसू पूछते हुए बोलती है, मैं आकाश मित्तल की रखेल कभी नहीं थी, लेकिन हाँ, आपने जरूर मुझे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है इस घर में। इतना बोलते ही नैना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगता है। नैना खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। हर्षित गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, प्यार करता हूँ तुमसे तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगा।
इतना बोलकर हर्षित बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। नैना भी इस हर्षित को जाते हुए देखती रहती है। नैना की आंखों से आंसू बह जा रहे थे और नैना अपने गाल पर हाथ रखकर और जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ स्टेडियम में काव्यांश जानवी को ढूंढ रहा था, लेकिन जानवी कागज को कहीं नहीं मिलती। तब काव्यांश जानवी की एक दोस्त से पूछता है कि जानवी कहाँ है, तो उसकी दोस्त बताती है कि जानवी तो घर चली गई। काव्यांश, लेकिन इतनी जल्दी? दोस्त, हाँ, वो मुझसे बोल रही थी कि उसका परफॉर्मेंस तो हो गया है, उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो घर जा रही है और रिजल्ट जो भी हो मैं उसे बता दूं। मैंने बोला, ठीक है, मैं तुझे बता दूंगी, तू घर चली जाओ, अगर तेरा जरूरी काम है तो। इतना बोलकर जानवी की दोस्त वहां से चली जाती है और काव्यांश गुस्से में अपने बालों में हाथ डालते हुए बोलता है, ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ा मुझे गुस्सा दिलाने का। मुझसे बच रही हो ना, कल देखता हूँ तुम्हें कैसे बचती हो मुझसे। आज जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें कल जरूर मिलेगी। तुम हर बार मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। स्टेडियम के एक कमरे में अक्षित ने अंजलि को दीवार से सटाकर खड़ा हुआ था। अक्षित ने अंजलि की दोनों तरफ अपने हाथ रखे हुए थे और अंजलि को घूरते हुए बोलता है, तो अब अपने भाई के प्यार पर तुम्हारा क्या कहना है? अंजलि नासमझी में अक्षत की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या कहना क्या चाहते हो? तो अंजलि की बात सुनकर अक्षत चीर जाता है और फिर अंजलि से गुस्से में पूछता है, ये बोली बनने का नाटक तुम मेरे आगे ही करती हो या फिर तुम्हारा सच में कोई दिमाग का स्क्रू ढीला है? अंजलि गुस्से में, बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे आगे से, जाने दो मुझे, मेरी परफॉर्मेंस है अभी। मैं तुम्हारे आगे से तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। अब तुम अपने भैया के प्यार के लिए क्या बोलोगी? हाँ, मेरे सामने तो तुमने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। हमारे घर की शादियां खानदान देखकर की जाती हैं। हमारे घर में शादी के फैसले बड़े लेते हैं। हम छोटों का इनमें कोई भी दखलंदाजी हमारे घर में बर्दाश्त नहीं की जाती। ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर तुमने जवानवी को क्यों नहीं रोका, क्यों उसे बढ़ावा दिया, क्यों खुश हो? तुम अपने भाई के लिए क्यों चाहती हो कि जानवी तुम्हारे भाई की लाइफ में आए? हाँ? अक्षित अंजलि से 2 कदम पीछे हटते हुए बोलता है, नाटक, सब नाटक, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले। फिर अक्षत अंजलि के दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए बोलता है, क्यों, आखिर क्यों क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों तोड़ा? तुमने मेरे दिल को, अगर तुम्हें जाना ही था तो क्यों आई थी मेरी जिंदगी में? क्या मिला तुम्हें मुझे अकेला छोड़कर? क्या मिला तुम्हें मुझे यूं तोड़कर? अंजलि भी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए अक्षर को धक्का दे देती है। फिर अंजलि भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कितनी बार कहूं तुमसे कि मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी और उस शर्त को जीतने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई थी। इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने तुमसे प्यार कभी किया ही नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसके अलावा मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस एक शर्त जीतने के लिए मैं तुम्हारे करीब आई थी। एक ही बात को कितनी बार सुनना चाहते हो? तुम तो एक रॉक स्टार हो ना। तुम्हारे तो आगे पीछे ना जाने कितनी लड़कियां घूमती हैं, तो तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? अंजलि की बात सुनकर अक्षर का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और फिर अंजलि को दीवार की तरफ धक्का देते हुए बिल्कुल उससे अपने आप से सटा लेता है। इस वक्त अंजलि दीवार और अक्षित के बीच में दबी हुई थी। ड्रामा तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन मेरे लिए वो एक सच्चाई थी और उस सच्चाई के चलते मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो एक पत्थर दिल औरत है। लेकिन अब तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम मेरी हो और तुम्हें मैं अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अब मैं अगर आया हूं ना, तो तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर ही जाऊंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर से तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हारे घर वाले खुद खुशी खुशी तुम्हें मेरे साथ भेजेंगे और फिर मैं। अक्षित अपनी बात को अधूरी ही छोड़ देता है और फिर अंजलि को भी वहां पर छोड़कर चला जाता है। अक्षित के जाने के बाद अंजलि भी गुस्से में बोलती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे लेकर जाते हो। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा।
अर्जुन शुभांगी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था, लेकिन शुभांगी को नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन को नींद आ चुकी थी और अर्जुन बहुत ही सुकून से शुभांगी के सीने पर अपना सर रखकर सो चुका था। शुभांगी से जब रहा नहीं जाता तो शुभांगी अपने हल्के हाथों से अर्जुन को अपने आप से थोड़ा दूर कर दी है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अर्जुन जैसे ही शुभांगी से अलग होता है तो अर्जुन की आंखें भी खुल जाती हैं। अर्जुन जब देखता है कि शुभांगी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई है तो अर्जुन भी बेड से उठता है और शुभांगी के पास जाकर शुभांगी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिपाते हुए बोलता है, क्या हुआ जान, परेशान लग रही हूँ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शुभांगी एक गहरी सांस लेते हुए चांद को देखते हुए ही बोलती है, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप देंगे हमें? अर्जुन, तुम एक बार बोलो तो सही जान, दुनिया की हर एक चीज को मैं तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। शुभांगी थोड़ा भरे हुए गले से बोलती है, हमें दादी से मिलना है। हम मथुरा जाना चाहते हैं, हमें दादी की बहुत याद आ रही है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन सीधा सपाट लहजे में बोल देता है, नहीं, तुम मथुरा नहीं जाओगी। और अर्जुन शुभांगी को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन शुभांगी अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए बोलती है, प्लीज एक बार हमें दादी से मिलने दीजिए, हमें उनकी बहुत याद आती है, प्लीज मान जाइए। शुभांगी को ऐसे रोता देखकर अर्जुन शुभांगी को अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसकी सर को सहलाते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा। पिछली बार की तरह इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने वहां पर एक खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं पूरे क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने वहां पर एक खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं पूरे क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने वहां पर एक खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं पूरे मथुरा में आग लगा दूंगा। और अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो जान, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। शुभांगी खुश होकर अर्जुन को गले लगाते हुए बोलती है, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले, आपके बगैर हम वहां नहीं जाना चाहते थे। हम दादी से आपके साथ मिलना चाहते थे, क्योंकि दादी हमेशा से हमें हमारे हमसफर के साथ देखना चाहती थी। आप जानते हैं, जब हम मथुरा में रहते थे तो दादी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारी शादी हो जाए और हमारे जीवन में कोई ऐसा हमसफर आए जो हमेशा हमारी हिफाजत कर सके। और जब आप हमारे साथ दादी से मिलने चलेंगे ना तो हम दादी को खुद बताएंगे कि आप जैसा चाहती थी ना, दादी हमारे हमसफर बिल्कुल वैसे हैं, वो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। शुभांगी की बात सुनकर अर्जुन बस मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ स्टेडियम में अंजलि स्टेज पर जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके नाम का अनाउंसमेंट होने ही वाला था। अंजलि ने इस वक्त एक इंडियन लहंगा चोली पहना हुआ था और बालों की चोटी घूमती हुई थी और उसे अपनी आगे की तरफ लटकाया हुआ था। अंजलि ने सिंपल मेकअप किया हुआ था और उसके साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। ओवरऑल अंजलि एकदम देसी कड़क छोरी लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी अंजलि का नाम अनाउंस होता है और अंजलि स्टेज पर जाती है और फिर गाना शुरू होता है। ए बीकानेरी छोकरी, संतरे की टोकरी, घर से चुदवाया अब क्या छोड़ेगी नौकरी। आज अंजलि के डांस पार्टनर कुछ लड़के भी थे जो उसके साथ स्टेज पर नाच रहे थे, जिन्हें देखकर अक्षत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अक्षत अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अंजलि का डांस देख रहा था। रोमियो रोमियो गली के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे फरेबियों। रोमियो रोमियो भाड़े के प्रेमिया, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। अंजलि बहुत ही एटीट्यूड के साथ नाच रही थी। ले तो गई कलेजा, संग में हमें भी ले जाइए, तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कदम्बरी। है ये मेरी परम 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 सुंदरी, है ये मेरी परम 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 सुंदरी। सर से जोड़ी तलाक बताहाशा, हुस्न से भारी। है ये मेरी परम 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 सुंदरी। इन लाइनों पर डांस करता है। अंजलि सिर्फ अक्षत को ही देख रही थी और अक्षत भी अंजलि को देख रहा था। पारों में पायल की बेदी से बांध के मैं ना रहने वाली,
मैं अलहद पुरवाह के जैसी हूँ, परदेसों तक बनने वाली मुझे गहनों से बढ़ के सपनों की चाहत है, जिन सपनों को सच हो जाने की आदत है। कटती है मेरी मर्दों से यारी, फिल्मों की क्षमा से ले तो गई कलेजा, संग में हमें भी ले जाइए तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कदम्बरी। है ये मेरी परम 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 सुंदरी, है ये मेरी परम 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 सुंदरी, सर से जोड़ी तलाक बताहाशा हुस्न से भारी। है ये मेरी परम 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 सुंदरी। अंजलि के इस तरह एटीट्यूड में डांस करते हुए और सिर्फ उसी को देखने पर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अक्षत मुस्कुरा कर अपने एक हाथ पर अपने सर पर टिका के बहुत ही प्यार से अंजलि को देखने लगता है। ए छूना नहीं चुना चीन नहीं मुझको, ए होना नहीं होना होना नहीं तेरी होना नहीं मुझको, हाथ जोड़ चाहे पौन पद पर्व नहीं मुझको, न नाना 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 ना नाना 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 नाना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।